एवरीवन, वंस अगेन दिस इज जेपी चौहान और आप फिर से मौजूद है आपके अपने प्रिय चैनल, आपके फेवरेट चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। सुना होगा आपने क्लास 10 के अंदर, 12 के अंदर भी है। जी हाँ, इसके अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, अगर आप रेजिस्टेंस को किन किन बातों पे रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है। अगर मैं लेंथ को इंक्रीज कर दूं, क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज कर दूं, डिक्रीज कर दूं, रेडियस को इंक्रीज या डिक्रीज कर दूं, डायमीटर को इंक्रीज या डिक्रीज कर दूं, या परसेंटेज के अंदर में लेंथ, एरिया या रेडियस, डायमीटर को चेंज कर दूं, तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो इन सभी बातों को मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा। और इसके अलावा एक पार्ट और यहाँ पर अगर टाइम मिला तो उसको भी अपन कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कवर करने की। वो क्या है कि अलग अलग मेरे पास बॉडीज होती है, उसका रेजिस्टेंस आप कैसे किस तरीके से कैलकुलेट करते हो, राइट। दो मेजर टॉपिक अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, राइट। जल्दी से हेडिंग डालें आप, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। हेडिंग डालें आप, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन डायमेंशन। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन डायमेंशन, ऑन डायमेंशन। डायमेंशन से रेजिस्टेंस जो होता है वो किस तरीके से डिपेंड करता है वो मुझे यहाँ पर देखना है। तो देखो मेरे पास क्या, सपोज मेरे पास कोई भी कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है, हर कंडक्टर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है। सपोज ये कंडक्टर हो गया, इसके ऊपर अगर मैं क्या करूँ, V पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा तो I करंट यहाँ से फ्लो होगी, घूम के आएगी, वापस इधर घुस जाएगी। ऑलराइट, अब यहाँ पर मेरे पास क्या, मैंने आपको बताया ये क्या होता है, रेजिस्टेंस का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ये मेरे पास क्या होता है, लेंथ। अब इसमें दोनों में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो करंट मेरे पास कहाँ हो रही है, इधर फ्लो हो रही है, ये करंट मेरे पास I फ्लो हो रही है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस जो होता है, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो दो बातों पर डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। और लेंथ भी कौन सी, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। समझ में आ रहा है, ये L जो है वो क्या है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, करंट की डायरेक्शन में जो लेंथ है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या बोल रहा हूं, क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब एक चीज अपने को यहाँ पर समझ में आ गई, अगर मैं रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी देखना चाहता हूँ डायमेंशन के ऊपर तो मुझे सबसे पहले करंट का डायरेक्शन देखना पड़ेगा। फिर करंट का डायरेक्शन देखोगे तो करंट की डायरेक्शन में जो लेंथ आएगी वो L होगी। क्योंकि करंट अगर यहाँ फेल हो रही है, यहाँ फ्लो हो रही है, क्या अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ लगा दूँ तो, बैटरी को ऐसे लगा दूँ तो, है ना, मेरे पास ये कंडक्टर है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कंडक्टर है, मैंने जरूरी थोड़ी यही लगाओ, मैंने लगा दिया पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर, मैंने लगा दिया यहाँ पर। अब करंट क्या होगी, ये पॉजिटिव करंट इधर से इधर फ्लो होगी, इसकी लेंथ मेरे पास क्या हो जाएगी, डायमीटर। तो डायमीटर तो क्या बन जाएगा, लेंथ, और एरिया क्या हो जाएगा, और एरिया हो जाएगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या, और एरिया जो होगा जिसको आप क्रॉस सेक्शन एरिया बोल रहे हो, मतलब एरिया फेसिंग। अब यहाँ पर करंट जो करंट का यहाँ पर जा रही है ना, अब करंट सभी डायरेक्शन में फैलेगी पूरे एरिया की तरफ, समझो इसमें। तो पूरा एरिया क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। अब एरिया कितना हो जाएगा, 2πr। अगर मेरे पास का रेडियस है तो 2πr × L हो जाएगा एरिया। समझ में आ रहा है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो देखो यहाँ से इसको अगर मैं समराइज करूँ, देखो रेजिस्टेंस जो हो गया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, इसको अपन बोलते हैं रो, और इस रो को बोलते हैं अपन क्या, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। रो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर के बारे में अगर अपन देखें तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ से RA/L। क्या हो गया, RA/L। इसकी यूनिट देखो आप क्या आएगी, इसकी यूनिट चेक करो, इसका यूनिट क्या आ जाएगा, R तो हो गया ओम, है ना, कल अपने कल क्लास के अंदर देखा था। और ये मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर क्या हो जाएगा, ओम × मीटर। रेजिस्टिविटी यूनिट क्या होगी, ओम × मीटर। एक चीज अपने को क्लियर है। उसके बाद सेकंड चीज मेरे पास क्या है, रेजिस्टिविटी होती क्या है। रेजिस्टिविटी क्या है समझना, रेजिस्टिविटी पहली बात तो क्या, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। मटेरियल चेंज करोगे तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी, मटेरियल चेंज करोगे तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। रेजिस्टिविटी नेवर डिपेंड्स अपॉन डायमेंशंस।
कोई भी कंडक्टर है उसके डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि मैंने क्या बोला ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। मटेरियल चेंज करोगे, जैसे डेंसिटी होती है, बड़ा मटेरियल लो छोटा मटेरियल लो, डेंसिटी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है ना, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल। तो टाइप ऑफ मटेरियल के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या होता है, रेसिस्टिविटी चेंज होता है। ऑलराइट, या इसको अपन क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, एक नाम और होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक एक नाम और क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन पे जाओगे, रेसिस्टिविटी की डेफिनेशन पे जाओगे, डेफिनेशन क्या है कि अगर मैंने क्या बोला, एक तो ओम इनटू मीटर, और ये क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ रेसिस्टिविटी, क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और मटेरियल की प्रॉपर्टी मतलब नेवर डिपेंड्स अपॉन, भले डायमेंशन फॉर्मूला के अंदर डायमेंशन आ रहा है, लेकिन लेंथ को चेंज करोगे, लेंथ को चेंज करने पर रेजिस्टेंस भी क्या होगा, समझो इसमें, अगर मैं लेंथ को कम कर दूंगा तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सोचो एल को मैंने कम किया तो आर भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ओवरऑल रिजल्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, तो रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, एल कम तो उससे रेजिस्टिविटी बढ़ जानी चाहिए, लेकिन आर भी कम हो गया तो उससे रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ओवरऑल रेजिस्टिविटी के अंदर वेरिएशन मेरे पास क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो क्या हो गया, सो नेवर डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन, नेवर डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन, कभी भी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती है। डायमेंशन किसका, कंडक्टर का। ये अपने को चीज क्लियर है, ऑलराइट। देखो अब यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों बोलते हो, सुनना, मैं एक ऐसा कंडक्टर लूं जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया, क्या बोलूं मैं ऐसा कंडक्टर लूं जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको इधर लिख देता हूं मैं, इसको हम इधर लिख देते हैं, एरिया 2 पाई आर है, आर क्या रेडियस। हाँ देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं, क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इक्वल्स टू 1 मीटर, तो रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर। समझ में आ रहा है, दोनों को मान ले, मतलब रेजिस्टिविटी एक ऐसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ क्या हो गया, 1 मीटर, है ना। अक्सर डेफिनेशन आपको बोर्ड में एग्जाम के अंदर डेफिनेशन मिल जाती है कि रेजिस्टिविटी, क्या बोला मैंने, कि रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस, इज दैट रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, दैट रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। इसलिए मैंने बोला स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना। एक कंडक्टर का डायमेंशन मैंने स्पेसिफाई कर दिया है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया, 1 मीटर लेंथ, तो इसलिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी इज दैट रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर whose cross section area is 1 meter square and length is 1 meter। समझ में आ गया, ये मेरे पास क्या होगी, रेजिस्टिविटी होगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसको, चलो ठीक है। लेकिन जल्दी से लिखो इसके बाद, इसके बाद हम देखते हैं वेरिएशन, रेजिस्टेंस के अंदर वेरिएशन किस तरीके से होता है, वेरिएशन इन रेजिस्टेंस हो गया ये। चलो अब एल और ए में किस तरह से आप वेरिएशन ला सकते हो, देखना है यहाँ पर। अभी कोई न्यूमेरिकल करूँगा, एक साथ न्यूमेरिकल एक साथ करूँगा, पहले मैं सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर एक साथ न्यूमेरिकल धड़ अपन न्यूमेरिकल करेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट सारे रिकॉल होने चाहिए आपको, है ना। जो बता रहा हूँ याद करते चलो। एल अपॉन ए, एल की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टिविटी नेवर डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। देख अब यहाँ से मैं नोट ही लगाऊँ, एनओटी नोट ही कर दो, नोट लगाओ यहाँ पर। पहली चीज़ देखना, देखो रेजिस्टेंस जो बोला मैंने, क्या बोला, ओ आर रो एल अपॉन ए होता है, समझने की कोशिश करना। अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, एल से मल्टीप्लाई और एल से डिवाइड, एल से डिवाइड, एल से डिवाइड, तो देखो यहाँ पर ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर का वॉल्यूम क्या होगा, अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया ए बोल दूँ, लेंथ एल बोल दूँ, तो इसका वॉल्यूम, ये अक्सर याद रखो आप, ए इंटू एल, ये क्या है, पाई आर स्क्वायर है ना भाई, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल होता है, और पाई आर स्क्वायर क्या है, अभी ए दे रखा है, तो ए इंटू एल क्या हो गया, वॉल्यूम। देखो तो आर जो होगा उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, रो अपॉन वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय एल स्क्वायर, है ना। एक और मेरे पास लेंथ की टर्म्स में फॉर्मूला आ गया, और फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ मैं, समझ में। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं क्या करूँ, ए से मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड, तो ये क्या हो गया, तो आर इक्वल्स टू रो वॉल्यूम अपॉन ए स्क्वायर, कर सकते हो। देख उसके बाद और क्या कर सकता हूँ, देख मैं, एक आर इक्वल्स टू रो वॉल्यूम अपॉन, ये क्या, इसको एरिया हो गया, पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर,
तो रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, रो वी अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर 4। इससे कंक्लूजन निकालना होगा, एक अच्छा रिजल्ट निकालूंगा, अभी तक मजा आएगा। और फोर्थ एक और देख लो आप क्या है, मैं इसको रेजिस्टेंस रेडियस को क्या लिखता हूँ मैं, डायमीटर का हाफ, रेडियस को क्या लिखता हूँ मैं, डायमीटर का हाफ। ये क्या हो जाएगा, तो रो वी अपॉन पाई स्क्वायर और ये क्या होगा, डायमीटर है ना, ये डायमीटर है, दिस इज डायमीटर, डायमीटर डी है, डी पावर 4 एंड डिवाइडेड बाय है ना डी बाई 2 का होल स्क्वायर। और भाई आर की जगह डी बाई 2 रखोगे ना तो 2 की पावर कितना आएगा, 4 आएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, 2 की पावर कितना आएगा, 4 आएगा ना, आर की जगह डी बाई 2। तो देखो यहाँ पर अभी 4 रिजल्ट है मेरे पास। अब यहाँ पर एक स्टार मार्क कर लो आप, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, समझने की कोशिश करना, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम क्या लिख सकता हूँ, देखो समझ, वॉल्यूम कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी ऑलरेडी कांस्टेंट है, आर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। और लेंथ को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन स्क्वायर रिलेशन है। कांस्टेंट वॉल्यूम सेकंड फॉर्मूला देख, एक फॉर्मूला ये हो गया मेरे पास, सेकंड फॉर्मूला ये हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब रो और वी को कांस्टेंट है, तो आर क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया के स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया के स्क्वायर। उसके बाद देखो वॉल्यूम कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, पाई स्क्वायर कांस्टेंट, तो आर की पावर रेडियस की पावर 4 के साथ में इनवर्स रिलेशन हो गया रेजिस्टेंस का। और उसके बाद में फाइनल एक और फॉर्मूला देखो यहाँ पर, ठीक है, रो को कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर और 2 बाय ए भी कांस्टेंट है, क्या हो गया, डायमीटर का पावर 4 का इनवर्स रिलेशन। ये एकदम याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, लेकिन ये कब आएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। अब कांस्टेंट वॉल्यूम कब होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट कब हो सकता है, तो जनरली आप क्या करोगे, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर क्या आते हैं, जब भी कंडक्टर को आप स्ट्रेच करते हो, समझ लो कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, व्हेन कंडक्टर इज स्ट्रेच्ड, व्हेन कंडक्टर इज स्ट्रेच्ड, है ना, कंडक्टर को स्ट्रेच करो, बस लंबा कर दिया मैंने, क्या होगा, उसका डायमीटर भी कम हो जाएगा, मतलब, लेकिन जगह तो उतनी की उतनी लेगा ना कंडक्टर वाला, उसका वॉल्यूम देखो आप, पहले 1 लीटर पानी आ सकता था, इसको लंबा कर दो, अभी भी 1 लीटर पानी आएगा उसके अंदर, तो कैपेसिटी तो उसकी उतनी उतनी रहेगी। फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर को अगर मैं लंबा कर दूं तो कैपेसिटी तो उसकी उतनी की उतनी है, मतलब वॉल्यूम अभी भी क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या होगा, तो व्हेन कंडक्टर इज स्ट्रेच्ड इट्स वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ये लाइन लिख लेना, इट्स वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो जब भी आप स्ट्रेच वाले क्वेश्चन देखोगे, अपन अभी स्ट्रेच वाले न्यूमेरिकल करेंगे, तो डायरेक्ट ये रिलेशन यूज कर सकते हैं अपन कि लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आर की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डी की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आ रहा है, लिखो जल्दी इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, जल्दी लिखो इसको, जल्दी भाई, जल्दी बहुत भयंकर गर्मी है, जल्दी लिखो। अच्छा नेक्स्ट लिखो, परसेंटेज वेरिएशन इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज वेरिएशन इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज वेरिएशन इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज की फॉर्म में कितना वेरिएशन, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल करूंगा मैं, मजा आएगा, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा आपको, फिर एक साथ न्यूमेरिकल करूंगा मैं, मजेदार। क्या भी ताकि जिसको थ्योरी पढ़नी है वो थ्योरी एक साथ पढ़ लो, जिसको क्वेश्चंस देखने हैं वो सारे एक साथ क्वेश्चन देख लो, ठीक है। क्या है, क्या बोला, परसेंट, नेक्स्ट लिखो, परसेंटेज वेरिएशन इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज वेरिएशन इन रेजिस्टेंस, है सिंपल स्ट्रेचिंग या स्ट्रेचिंग ऑफ, स्ट्रेचिंग पढ़ रहे हैं तो एक तरीके से स्ट्रेचिंग भी बोल सकते हैं, स्ट्रेचिंग ऑफ रेजिस्टेंस, स्ट्रेचिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अपने को रिलेशन क्या पता है, देखो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एल स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एल स्क्वायर के। देखो यहाँ से मैं रेजिस्टेंस को क्या लिख सकता हूँ, कोई कांस्टेंट आएगा k मल्टीप्लाइड बाय एल स्क्वायर। अब अगर मैं रेजिस्टेंस को स्ट्रेच करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड, मैं क्या बोला कि लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय x%, अगर मैं लेंथ को किससे इंक्रीज कर देता हूँ, x% से अगर मैं इंक्रीज करता हूँ, तो देखो, तो रेजिस्टेंस, तो नया रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा,
तो नया रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, R इक्वल्स टू नया रेजिस्टेंस, ये मेरे पास ट्रू वैल्यू हो गई। अब मेजर्ड वैल्यू कितनी आ जाएगी, K L की जगह कितना हो जाएगा, L प्लस L का कितना x% मैंने क्या कर दिया, इसमें जोड़ दिया, ये नई लेंथ आ गई मेरे पास, तो ये मेजर्ड तो ये मेरे पास नया रेजिस्टेंस आ गया। अब मुझे परसेंटेज एरर निकालनी है, मुझे क्या मालूम करनी है, परसेंटेज एरर किसके अंदर, इन रेजिस्टेंस। वो कैसे लिखोगे आप, डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 ऐसे लिखते हो परसेंटेज एरर को, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100, एरर वाला चैप्टर देखा था अपन। अब डेल्टा R अपॉन डेल्टा R क्या है मेरे पास, एक तरीके से अगर इसको लिखोगे, ये एक्चुअल में है क्या है, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस है। ये किसका डिफरेंस है, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस है, मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसे ही तो होता है। मैं लेंथ इंक्रीज कर रहे हो तो मेरे पास परसेंटेज में क्या होगा, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ओवरऑल मेरे पास ये क्या है, जो परसेंटेज क्या कहते हैं, परसेंटेज एरर क्या, परसेंटेज इंक्रीमेंट, परसेंटेज इंक्रीमेंट। यहाँ पर एरर नहीं बोल के अपन क्या बोलेंगे, परसेंटेज इंक्रीमेंट इन रेजिस्टेंस, क्योंकि लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज ही होता है, अपने को पता है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये मेरे पास ऊपर क्या आता है, एरर जो कि डिफरेंस होता है डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, अब आर एम मेरा ये ना, यहाँ पर वैल्यू पुट करो आप, यहाँ पर आर एम तो हो गया मेरे पास के एल प्लस एल का x% इंक्रीज कर दिया अपन ने, ये स्क्वायर आएगा, सॉरी है ना, स्क्वायर है ना, पर एल की जगह मैंने ये रख दिया स्क्वायर, और माइनस ट्रू वैल्यू कितनी है, के एल स्क्वायर अपॉन के एल स्क्वायर एंड होल मल्टीप्लाइड बाय 100, के कॉमन आके कैंसिल। देख यहाँ से क्या होगा, परसेंटेज इंक्रीमेंट, परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, देख इन रेजिस्टेंस। फाइनली अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कितना आएगा, देख यहाँ से मैं एल स्क्वायर, एल भी कॉमन ले रहा हूँ, देख यहाँ से एल कॉमन ले रहा हूँ, देख क्या बचेगा, अगर मैं एल कॉमन लूंगा तो एल स्क्वायर कॉमन आएगा यहाँ पर, इसके ऊपर क्या स्क्वायर है, तो अंदर क्या बचेगा, देख 1 प्लस एक्स अपॉन 100, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट लेके आएंगे। यहाँ से अपन सीधा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट लेके आएंगे, वहीं से आपका काम हो जाएगा, सीधा स्टैंडर्ड रिजल्ट लेके आएंगे अपन, बस वो रिजल्ट याद रखना, बस आया कैसे वो आपको समझ में आना चाहिए ना। तो एल स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पर मेरे पास क्या है, एल स्क्वायर है, और नीचे भी वापस क्या है, एल स्क्वायर है, होल मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 100, देख कितना आ जाएगा मेरे पास, एल स्क्वायर कॉमन लो, तो एल स्क्वायर कॉमन आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, देख क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स अपॉन 100 का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, एल स्क्वायर इधर कॉमन आके कैंसिल हो गया, और ये क्या हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस इज व्हाट, ये फॉर्मूला हो गया सीधा परसेंटेज इंक्रीमेंट का, बस परसेंटेज इंक्रीमेंट इन रेजिस्टेंस लेंथ के, लेकिन कब, जब लेंथ को किससे इंक्रीज कर दूं मैं, x% से इंक्रीज कर दूं। समझ में आ रहा है, ये हो गया मेरे पास सीधा फॉर्मूला कि 1 प्लस एक्स अपॉन 100 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। तो फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं कि अगर मैं बोलता हूं कि इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 20%, अगर मैं लेंथ को 20% से इंक्रीज कर दूं तो फाइंड परसेंटेज इंक्रीमेंट इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के अंदर कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट होगा, सीधा फॉर्मूला वैल्यू पुट करो, कितना होगा भाई, 1 प्लस कितना 20 अपॉन 100 होल स्क्वायर माइनस 1 एंड होल मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना आ जाएगा, देखिए 1 प्लस ये कितना हो गया 0.2, 0.2 का होल स्क्वायर माइनस 1 होल मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 1.2 का होल स्क्वायर क्या होता है, 1.44, 1.44 माइनस 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना हो गया, ये 0.44 आएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 44% इज द आंसर। क्या हो गया, सीधा 44%, मतलब वैल्यू पुट करनी सीधा 1 प्लस एक्स अपॉन 100 का होल स्क्वायर माइनस 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, ये और 44%, ठीक है। इसके बाद और देखो, क्लियर। अब ये वाला फॉर्मूला, अब इसको देखो, मैं थोड़ा सा इस फॉर्मूले को और अपन आगे क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का और अपन आगे क्या कर सकते हैं, अब सोचना, ये लिखिए, इसको लिखो एक बार, इसको लिखो एक बार, देखो अगर मैं आपको बोलूं कि डायमीटर, अगर मैं आपको बोलता हूं, देखो समझ लो, जैसे लेंथ के ज्यादातर क्वेश्चन आपके लेंथ के आते हैं, अगर मैं बोलता हूं एरिया के अंदर, अगर एरिया के अंदर इंक्रीमेंट हुआ तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, और एरिया का भी स्क्वायर का इनवर्स रिलेशन होता है, लेंथ का एल स्क्वायर का डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो जहां पर लेंथ को इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, वहीं पर एरिया को डिक्रीज करने पर भी रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और उतने ही अमाउंट से इंक्रीज होगा जितना इधर हुआ है। तो इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से अगर मैं पूछूं क्या, कि अगर मैं लेंथ को
अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया को स्ट्रेच करके, जनरली ये क्वेश्चन आपका हमेशा लेंथ को स्ट्रेच करने का ही आता है मैक्सिमम टाइम, फिर भी अगर आ जाए कि अगर मैं बोलता हूं कि अगर भाई एरिया को आप क्या करो, डिक्रीज कर दो 20% से, एरिया को डिक्रीज कर दो 20% से, तो बताओ भाई रेजिस्टेंस में कितना इंक्रीमेंट आएगा? सेम 44%, क्योंकि एरिया के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रहा है? तो फॉर परसेंटेज डिक्रीमेंट ऑफ एरिया सेम फॉर्मूला कैन बी यूजफुल फॉर, तो इसमें यहीं पर फॉर क्या बोल रहा हूं, फॉर परसेंटेज डिक्रीमेंट इन एरिया सेम फॉर्मूला इज यूज्ड, है ना? सेम फॉर्मूला क्या कर सकते हो आप, उसके लिए भी यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो एरिया डिक्रीमेंट परसेंटेज, ये क्या है? विद रिस्पेक्ट टू लेंथ के अंदर इंक्रीमेंट बोलो या एरिया के अंदर डिक्रीमेंट बोलो, स्ट्रेचिंग से एक ही बात है। क्लियर अपने को? इसको लिख लेना अपने हिसाब से, यहाँ पर लिख लेना, इसे लिख लिया मैंने सारा कुछ, ये हो गया। अब देखो अब कई बार क्या होता है, अगर मैं नोट लगाऊं, समझना, एक नोट लगाऊं इंपॉर्टेंट, मैं क्या बोलूं, इफ परसेंटेज इंक्रीमेंट किसके अंदर, इन लेंथ very less is very small, मतलब x की वैल्यू मतलब लेस देन 5%, x की वैल्यू कितनी, अगर 5% से कम हो, परसेंटेज इंक्रीमेंट अगर बहुत कम हो, तो देखो आप उस फॉर्मूला पे जाओ, तो परसेंटेज इंक्रीमेंट रेजिस्टेंस के अंदर, इन रेजिस्टेंस ये फॉर्मूला क्या बनेगा, इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 प्लस, देखो x अगर बहुत छोटा है, x बहुत छोटा है, तो इसको क्या लिखता हूं मैं, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकता हूं यहाँ पर मैं, 1 प्लस एक्स टू द पावर n बाइनोमियली एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है? 2 अंदर आ जाएगा, तो 1 प्लस 2x अपॉन 100 माइनस 1 एंड होल मल्टीप्लाइड बाय 100। समझ में आया क्या किया मैंने, क्या लिखा है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n को अपन लिख सकते हैं 1 प्लस nx, किस कंडीशन में, x की वैल्यू वेरी लेस देन 1। मैंने x की वैल्यू क्या ले ली यहाँ पर, 5 ली है, तो क्या होगा, अगर x की लेस देन 5 है, तो ओवरऑल रेशियो मेरे पास क्या बन जाएगा, वेरी वेरी लेस देन 1। किसी बुक में 10% भी दिया हुआ है। एग्जैक्ट आंसर इसका हर केस में, इससे आंसर हमेशा सही आएगा, इससे आंसर हमेशा सही आएगा, लेकिन कभी कभी डायरेक्ट करना हो, 5% से कम हो, डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर लो, तो देखो क्या होगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, n कितना था, 2 था, अंदर आ गया, देखो तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा देख, और इधर 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, 2x%। परसेंटेज इंक्रीमेंट किसके अंदर, रेजिस्टेंस के अंदर, कितना आ गया, सीधा मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दो। अगर मैं आपको बोलता हूं कि भाई अगर 2% लेंथ के अंदर इंक्रीमेंट 2% है, बताओ रेजिस्टेंस के अंदर इंक्रीमेंट कितना होगा, 4%। आंख बंद करके करो, लेंथ के अंदर इंक्रीमेंट बोल दो 3%, बता रेजिस्टेंस के अंदर इंक्रीमेंट कितना, 6%, ट्वाइस। समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत छोटा होता है। देख एक और बता, अब यहाँ पर अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, देखिए कुछ क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। अगर मैं इस तरीके से अगर मैं बोलता हूँ कि एरिया के अंदर एक फॉर्मूला ये हो गया, एक पॉइंट ये लगा लो, अगर मैं बोलता हूँ एरिया के अंदर कितना ही डिक्रीमेंट है, तो क्या सेम इंक्रीमेंट एरिया के लिए भी आ जाएगा। समझना, जो इधर लिखवाया था मैंने सेम, ये सेम फॉर्मूला सेम इज यूज्ड फॉर डिक्रीमेंट इन एरिया। समझना, सेम अगर मैं बोलूं कि भाई एरिया के अंदर 2% का डिक्रीमेंट हुआ है, मैंने क्या बोला, एरिया के अंदर 2% का डिक्रीमेंट हुआ है स्ट्रेचिंग से, तो बताओ रेजिस्टेंस के अंदर कितना इंक्रीमेंट होगा, 4% का। समझ में आ रहा, कितना होगा, सेम फॉर्मूला, एरिया के अंदर डिक्रीमेंट बोलो या लेंथ के अंदर इंक्रीमेंट बोलो, एक ही बात होती है, फॉर्मूला सेम आएगा। समझ आ रहा है, एक चीज होगी। अब एक और देखो, अगर मैं क्या बोलता हूँ, ये तो एरिया के अंदर इंक्रीमेंट था, समझना। अब मैं बोलता हूँ कि इफ रेडियस, समझना, इफ रेडियस इंक्रीज्ड बाय या रेडियस डिक्रीज्ड बाय x%, रेडियस को अगर मैं डिक्रीज करूं x% से, समझना, रेडियस को डिक्रीज करूं अगर x% से, तो एक परसेंटेज इंक्रीमेंट इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के अंदर कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट होगा, सोच के देखो, सोचना, दिमाग लगा, थोड़ा दिमाग लगाना। ये फॉर्मूला जब डेराइव किया मैंने, तो यहाँ पर ये पावर स्क्वायर क्यों आया था,
ये स्क्वायर क्यों आया था सब तरफ? क्यों आया था स्क्वायर? क्योंकि r जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? लेंथ के स्क्वायर के। लेकिन जब आप रेडियस की बात करते हो तो पावर कितना होता है? 4 होता है। पावर कितना होता है? 4 होता है। तो बस स्क्वायर की जगह पावर क्या कर लोगे? 4 कर लो। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1 प्लस एक्स अपॉन 100 होल पावर 4 माइनस 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये मेरे पास क्या आ जाएगा? परसेंटेज। क्योंकि रेडियस के डिक्रीज करने पर ये परसेंटेज का इंक्रीमेंट होता है। अगर छोटा फॉर्मूला ये वाला यूज करना है, सोच के देख क्या होगा। इफ x is very very less than 1, if x is less than 5%, तो क्या हो जाएगा? तो इसको क्या लिखूंगा? तो परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना आ जाएगा? परसेंटेज इंक्रीमेंट रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू इफ रेडियस इज डिक्रीज्ड। रेडियस डायमीटर के लिए भी सेम आएगा। अगर डायमीटर के लिए भी लिखो आप, क्योंकि डायमीटर में भी क्या होता है? क्योंकि रेडियस का पावर 4 और डायमीटर का भी पावर 4 है ना, क्योंकि कांस्टेंट तो कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर k अपना डेरिवेशन किया था, k कैंसिल हो गया था, तो k सब में सेम आएगा। यहाँ पर भी वही k आएगा, यहाँ पर भी वही k आएगा, नीचे भी वही k आएगा। तो k तो कॉमन आके वैसे कैंसिल हो जाता है, तो रेडियस में भी तो भी कैंसिल हो जाएगा, डायमीटर में भी कैंसिल हो जाएगा। तो रेडियस और डायमीटर के लिए सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप कि इतने परसेंटेज से अगर इंक्रीज किया तो सीधा आप क्या निकाल सकते हो? रेजिस्टेंस के अंदर इंक्रीमेंट निकाल सकते हो। लेकिन अगर x की वैल्यू लेस देन 5 हो तो देख परसेंटेज इंक्रीमेंट क्या होगा? क्या करोगे? इस 4 को अंदर ले लोगे, क्या हो जाएगा? 1 प्लस 4x अपॉन 100 1 प्लस x टू द पावर एंड 4 जैसे सेम इसे यहाँ पर क्या बन और माइनस 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। देखिए हो गया 1 1 से कैंसिल और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा? 4x%। 4x%। ये याद रखो सीधा 4x%। कि रेडियस अगर मेरे पास x% से डिक्रीज हुआ है तो 4 टाइम्स क्या होगा? 4 गुना 2% से मैं बोल रहा हूँ। अगर रेडियस को डिक्रीज किया तो 8% से क्या होगा? रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। 2% से अगर मैंने डायमीटर को डिक्रीज किया तो 8% से क्या होगा? रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। 2% से अगर लेंथ को मैंने इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस भी 4% से इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट रिजल्ट याद रखें आप, स्ट्रेट फॉरवर्ड। बाकी रिजल्ट अगर 5% से ज्यादा है या 10% से ज्यादा है तो एक्चुअल फॉर्मूला तो ये है आपके पास। अगर कभी कंफ्यूजन हो, याद नहीं रहे, तो ये फॉर्मूला तो यही है, इससे आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। समझ आ रहा है? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, क्वेश्चन करते हैं यार। लिख लो उसको, जल्दी लिखो। अरे क्लियर? अरे मजा आ गया भाई, अरे मजा आ गया, अरे मजा आ गया, अरे मजा आ गया, अरे मजा आ गया, अरे मजा आ गया भाई। ये फॉर्मूला सब लिखा रहने देता हूँ यहाँ पर, ठीक है? क्या लिखा रहने देता है? ये वाला लिख देता हूँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। समझ में आ गया होगा? अभी मैंने वो चिल्लाया, अभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे आपको। एक क्वेश्चन कर लो। चलो मैं क्या बोलता हूँ? इफ लेंथ of conductor is increased by first 4%, second 30%, 60%, ठीक है? If length of the conductor is increased by 4%, 60%, then find percentage increment in a resistance. रेजिस्टेंस के अंदर कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट होगा? आँख बंद कर सकते हो आप? देख क्या होगा? मैंने क्या बोला? ये x की वैल्यू दे रखी है, समझ में आ रहा है? ये x है, ठीक है? मैंने क्या बोला? अगर x लेस देन 5% हो तो सीधा तो परसेंटेज इंक्रीमेंट रेजिस्टेंस के अंदर क्या लिखोगे? क्या बताया था अभी मैंने? 2 मल्टीप्लाइड बाय x। क्या हो जाएगा? तो 2 मल्टीप्लाइड बाय x कितना है? 4। परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हो गया? 8%। अरे क्लियर? ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, अगर मेरे पास x बड़ा है, x की वैल्यू ज़्यादा है तो फॉर्मूला यूज करो। x की वैल्यू ज़्यादा है तो परसेंटेज इंक्रीमेंट इन
रेजिस्टेंस सिंपल है ना, अपन ऐसे परसेंट इंक्रीमेंट निकालते हैं ना, 1 प्लस एक्स अपॉन 100 लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए स्क्वायर आ गया, और कितना आ जाएगा -1 एंड होल मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितना आ जाएगा, तो 1 प्लस एक्स कितना है 60 है, तो 60 अपॉन 100 का होल स्क्वायर -1 मल्टीप्लाइड बाय 100, देख कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 1.6 का होल स्क्वायर। देख इसको थोड़ा फील करो, मैं देख समझना, थोड़ा सा फील करने की कोशिश कर, देख समझना, अगर मैं 60% इंक्रीज करता हूँ, अगर किसी चीज को 60% इंक्रीज करता हूँ तो वो चीज कितनी हो जाएगी, 1 को 60% से इंक्रीज करो, कितना हो जाएगा 1.6, ये होगा ना, ये होगा ना 1 को 1.6, तो ये देखो, और किसको चेंज कर रहे हो, लेंथ को चेंज कर रहे हो ना, लेंथ को 60% से इंक्रीज करो तो लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर पहले 1 थी तो अब कितनी हो जाएगी 1.6, अब कितनी हो जाएगी 1.6, तो रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो देख ये फाइनल लेंथ का स्क्वायर माइनस इनिशियल लेंथ का स्क्वायर हो गया एक तरीके से, ये देखो उसकी यूनिट वैल्यू के रेस्पेक्ट में लिख दिया अपन ने, अगर ये याद नहीं हो तो उसकी यूनिट वैल्यू लिख दो आप, अगर 60% का इंक्रीमेंट है तो 1.6, मैं बोल रहा हूँ 160% का इंक्रीमेंट है तो 2.6, ठीक है, ये 1 में वो जोड़ दिया है मैंने, 1 प्लस 1 का 60%, ये चीज का मतलब क्या हुआ, 1 प्लस 1 का x%, और स्क्वायर क्यों लगा, क्योंकि लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो देखिए 1.6 का स्क्वायर कितना होता है, 1.6 16 96 9 16 9 25 256, 2.56, ये हो जाएगा 2.56 -1 होल डिवाइडेड बाय 100, ये कितना 2.56 -1 1.56 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना हो गया ये हो जाएगा 156% का इंक्रीमेंट हो गया। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट 100% से भी ज़्यादा हो सकते हैं, इसीलिए मैंने परसेंटेज ज़्यादा लिया वहाँ पर, ताकि आपको फील आए। लेकिन इसी में एक और क्वेश्चन क्या कर सकते हो, अगर मैं आपको बोलता, लिख लेना भले इसको, अगर मैं आपको बोलता कि क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर इफ क्रॉस सेक्शन एरिया इज डिक्रीज्ड बाय सेम 4% एंड 60%, क्रॉस सेक्शन एरिया इज डिक्रीज्ड बाय सेम आंसर है, कि क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ का क्या होता है, सेम रिलेशन होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया को डिक्रीज करोगे तो इंक्रीमेंट कितना आएगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो सेम रिजल्ट वहां पर भी आ जाएगा। क्लियर, तो वो भी कर सकते हो आप। चलो फिर उसके बाद देखो और क्वेश्चन देखो क्या है। अरे क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो और रेडियस आ जाती है, अगर मैं बोलता हूँ रेडियस के अंदर कितना डिक्रीमेंट, सेम क्वेश्चन में अगर मैं बोलता हूँ रेडियस में 4%, एक और क्वेश्चन क्या है, रेडियस के अंदर 4% का डिक्रीमेंट, फॉर एग्जांपल रेडियस के अंदर 4% का डिक्रीमेंट, तो बताओ रेजिस्टेंस के अंदर कितना इंक्रीमेंट, 4 टाइम्स x 16%, कहाँ गया ये रहा 4 टाइम्स x 4x। अगर डायमीटर के अंदर 4% का डिक्रीमेंट, कितना रेजिस्टेंस में कितना इंक्रीमेंट, 4 4 16%। ओ भाई चलो बहुत बढ़िया, और आगे बढ़े, देखो और क्वेश्चन क्या है और क्या आता है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, ये तो परसेंटेज वाला हो गया। ठीक है, चल नेक्स्ट हेडिंग डाला, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल। मैं और क्वेश्चन करवाता हूँ आपको कि वेरियस बॉडीज के रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे आप। रेजिस्टेंस ऑफ वेरियस बॉडीज, अलग अलग बॉडीज के रेजिस्टेंस से निकालोगे, वेरियस बॉडीज, रेजिस्टेंस ऑफ वेरियस बॉडीज है ना, उस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लो, हेडिंग डाल देना, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस ऑफ वेरियस शेप बॉडीज। देख क्वेश्चन लिख, सपोज मेरे पास एक ये क्यूबॉइड है, ठीक है, ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड शेप का कंडक्टर है, ठीक है, ये क्यूबॉइड शेप का कंडक्टर है। फेसेस बोल रहा हूँ, ये फेस नंबर 2 लेफ्ट राइट वाले 1 2 है, ध्यान से सुनना, अप डाउन वाले 3 4 है, फ्रंट बैक वाले 5 और 6 है, फ्रंट बैक वाले, समझ में आ गया। 1 2 लेफ्ट राइट है, लिख लेता हूँ, 1 2 जो है वो लेफ्ट एंड राइट वाला फेस है, 3 एंड 4 अप एंड डाउन, और कौन सा 5 और 6 फ्रंट एंड बैक, समझ में आ गया। ये आपको क्या करना है, फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट
1 2 सेकेंड 3 4 थर्ड 5 6। ठीक है, ये मेरे को इसकी लेंथ रखी L, ये दे रखा है H और ये विड्थ लेके W, L B कर दो चलो। ठीक है, L सबसे बड़ा ले लो और H उससे छोटा और B उससे भी छोटा। ठीक है, अब मुझे रेजिस्टेंस निकालना है 1 2 के बीच में रेजिस्टेंस। अगर मुझे R12 निकालना है, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था रेजिस्टेंस का, इसकी रेजिस्टिविटी, मटेरियल की रेजिस्टिविटी दे रखी है आपको रो, इसकी रेजिस्टिविटी दे रखी है आपको रो। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने कि दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है रो 1 और 2 के बीच में रेजिस्टेंस निकालना, मतलब करंट ऐसे फ्लो होगी, करंट ऐसे फ्लो होगी, तो 1 और 2 से करंट फ्लो होगी, 1 और 2 के बीच में निकालना मतलब करंट विल बी फ्लोइंग बिटवीन 1 एंड 2। तो 1 और 2 के बीच का सेपरेशन जो होगा वो लेंथ हो जाएगा। और एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने क्या बताया था, जिस एरिया के परपेंडिकुलर करंट फ्लो होती है, तो इस वाले एरिया के परपेंडिकुलर करंट फ्लो होगी, तो ये वाला एरिया कितना हो गया, ये वाला एरिया कितना हो गया, ये वाला दिस इज द एरिया। तो ये वाला एरिया मतलब H into B, क्या हो जाएगा H into B, ये R12 आ गया। उसके बाद देखो 3 और 4 के बीच में कितना होगा, 3 और 4 क्या है, अप एंड डाउन, 3 और 4 क्या अप एंड डाउन, मतलब करंट ऐसे फ्लो होगी, करंट ऐसे फ्लो होगी, तो लेंथ कितना फेस करेगी, हाइट के बराबर, तो रो मल्टीप्लाइड बाय हाइट अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। जब ये ऐसे फ्लो होगी तो एरिया कितना फेस करेगी, ये वाला एरिया फेस करेगी, ये वाला एरिया कितना हो गया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो LB। उसके बाद में रेजिस्टेंस किसके बीच में, 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 क्या है फ्रंट और बैक, 5 और 6 क्या है फ्रंट और बैक, फ्रंट और बैक। तो जब करंट ऐसे फ्लो होगी, करंट ऐसे फ्लो होगी तो लेंथ कितना फेस करेगी, B के बराबर, डेप्थ कितनी B है ना, ये डेप्थ कितनी है, ये B के बराबर, तो रो लेंथ हो गई B अपॉन एरिया कौन सा फेस करेगी, ये वाला, ये एरिया कितना हो गया लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट L into H। ये क्या हो गया हमारे समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर अगर आप देखो कई बार आपको पूछते हैं कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस कहाँ आएगा, यहाँ पर इसमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस कौन सा होगा, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा लेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, जिसकी सबसे ज्यादा लेंथ होगी तो उसके रेजिस्टेंस की ज्यादा होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, L सबसे ज्यादा है। ठीक है, और B सबसे कम है। इसमें याद रखना सीधा, अगर इसको कैलकुलेट इसको आप करोगे तो ये मेरे पास क्या आता है हमेशा R मैक्सिमम आएगा। ये चाहो तो देख लेना, एरिया H और B का प्रोडक्ट निकाल के देख लेना, एग्जांपल लेके देख लेना। और सबसे कम जो आता है, लेंथ जो सबसे कम होती है वो मेरे पास क्या आता है, R मिनिमम आता है। वो क्या आता है, R मिनिमम आता है लेंथ। ठीक है, एरिया अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाए, वैल्यू पुट करके देख लेना, मैं जो बोल रहा हूँ एकदम करेक्ट है। अभी अपने इसको मैं समझाऊंगा, है ना, वैल्यू पुट करके देख लो आप, इसको 3 2 1 कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। बस ये याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, मैक्सिमम लेंथ जिसकी होगी वो उसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम आएगा, जिसकी मिनिमम लेंथ होगी उसका रेजिस्टेंस मिनिमम आएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप इसको याद रख लो। चलो बहुत बढ़िया, जल्दी नोट करो। और अगला प्रश्न करते हैं अपन, आगे रेजिस्टेंस मेरे पास जल्दी लिखेंगे और प्रश्न करवाता हूँ बढ़िया बढ़िया सही शानदार सर जोरदार जल्दी हाथ भाई। मैंने वो क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अब मुझे क्या दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल वो कभी लग रहा है साहब, मैं बोलता हूँ सपोज यार एक काम कर, एक क्वेश्चन और देख यार, एक क्वेश्चन और आता है आपके पास। मैं बोल रहा हूँ कि इफ इसको अपन लास्ट में देख लेंगे, चलो पहले फ्लो जो बना हुआ वो करते हैं। एक क्वेश्चन और लास्ट करवाऊंगा। ये मेरे पास क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर है सपोज ये, इसका रेडियस है मेरे पास R1 और इसका रेडियस है मेरे पास R2। ये लेंथ मेरे पास कितना है L। करंट यहाँ से फ्लो हो रही है, करंट यहाँ से फ्लो के ऐसे करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, आई आपको फाइंड करना है रेजिस्टेंस, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, एक सिंपल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल्स टू रो
लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। एरिया क्या होता है? जिस एरिया के अंदर करंट फ्लो हो रही होती है, करंट पर एरिया के परपेंडिकुलर करंट। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, तो आर, तो रो करंट इधर से इधर जा रही है, मतलब कितना लेंथ कवर कर रही है? एल, तो एल तो एल ही। एरिया अगर आप देखोगे कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर है, तो एक्चुअल में कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर है, तो जो करंट को जो एरिया फेस होगा वो कौन सा एरिया फेस होगा? यहाँ पर देखो, बड़े वाले में से क्या कर लोगे आप? छोटे वाले एरिया को क्या कर लोगे आप? सब्ट्रैक्ट कर लोगे। करंट तो बीच में फ्लो होगी ना उसमें, है ना, उस एरिया के अंदर बीच वाले एरिया के अंदर फ्लो होगी। यहाँ से मेरे पास क्या कर रहा है? सिंपल आप क्या करो, पाई आर स्क्वायर, है ना, बड़ा वाला एरिया कितना हो जाएगा? यहाँ बड़ा वाला एरिया कितना हो जाएगा? पाई, बड़ा वाला एरिया कितना हो गया? R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ गया? सिंपल रेजिस्टेंस आ गया निकल। समझ में आया? फिर जल्दी लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। गर्मी यार बहुत लिख लिया। देख इसी में मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ क्वेश्चन के अंदर। देखना, एक थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर चेंज करते ही देख रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर करंट का डायरेक्शन चेंज कर दो। अभी अपन ने किया था क्यूबॉइड जो भी था, क्यूब बोल लो, उस क्वेश्चन में अपन ने किया था, है ना। मैंने अलग अलग फेसेस लिए थे, अलग अलग फेसेस के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग आ गई थी। एक में मैक्सिमम आया था, मिनिमम आया था। मैं करंट बोल रहा हूँ सपोज यहाँ से घुस रही है, इधर से इधर, मतलब ये समझो, मतलब ये सिलेंडर है ना, करंट ऐसे मतलब सरफेस में एंटर मार रही है, सरफेस से बाहर निकल रही है, सरफेस के थ्रू चार्ज का फ्लो हो रहा है। अभी अलोंग द लेंथ हो रहा था, अलोंग द एक्सिस हो रहा था, नाउ सरफेस के थ्रू हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब ध्यान से समझना इसको। अब इसको समझने क्या, अब इसमें क्या, देखो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, रो एल अपॉन ए। समझना, करंट एक सरफेस से एंटर होकर दूसरी की तरफ निकलेगी। लेंथ मुझे क्या चाहिए? फिक्स। चलो लेंथ फिक्स है, कितने किसके बराबर है? यहाँ से यहाँ पर आएगी तो R2 माइनस R1 क्या होगी? लेंथ होगी। फॉर एग्जांपल क्रॉस, अब एरिया की बात करते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? जब करंट, जैसे से करंट अंदर एंटर होगी, समझना, जैसे से करंट अंदर एंटर होगी, एरिया जो होगा वो किस पे डिपेंड करता है? रेडियस के ऊपर। तो शुरू में तो एरिया कितना होगा? 2 पाई R2L, फिर और अंदर जाएगी तो एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई R1L। तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो क्या हो गया? वेरिएबल हो गया ना। समझ में आ रहा है? शुरू में जब करंट एंटर मारेगी तो उसको एरिया कितना फेस होगा? 2 पाई R2L कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फिर अंदर गया 2 पाई R1L। तो यहाँ पर एरिया क्या हो रहा है? वेरिएबल हो रहा है। लेकिन अपने को एरिया क्या चाहिए होता है? कांस्टेंट, रो एल अपॉन ए, एल फिक्स, एरिया फिक्स। तो जब भी आपके पास वेरिएबल आ जाता है तो वहां पर अपन क्या करते हैं? स्मॉल एलिमेंट लेके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। वहां पर क्या करोगे? स्मॉल एलिमेंट लेके क्वेश्चन को सोल्व करोगे। तो एक एलिमेंट लेता हूं, तो मैं इन दोनों के बीच में मैं क्या करता हूं, एक सिलेंडर, मैं क्या करता हूं, एक सिलेंडर एज्यूम करता हूं। यहाँ ये एक सिलेंडर एज्यूम करते हैं अपन, ये ठीक है। इसका रेडियस कितना? x, इसका रेडियस कितना हो गया? x, और इसकी विड्थ में ले लेता हूं कितनी? dx। ऐसा करने से होगा क्या? देखो इसकी विड्थ कितनी? dx। हाँ, अब इस सिलेंडर के दो, अभी जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर की विड्थ मैंने यहाँ पर ले ली है कितनी? क्यों अंदर बीच में तो कितना है, कितना मोटा सिलेंडर है? R1 से लेके R2 की मोटाई का सिलेंडर है बीच में, तो उतने पार्ट में मेरे पास चार्ज फ्लो होगा। R1 रेडियस से लेके R2 रेडियस तक इतना मोटा सिलेंडर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्रॉस सेक्शन एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या था? वेरिएबल था। तो मैंने क्या करा, एक छोटा सा dx लेयर ले ली। अब जब करंट dx से क्रॉस होगी तो लेंथ तो dx फेस होगी उसको। अब करंट इधर से इधर जाएगी तो उसको लेंथ कितनी फेस होगी? dx, और एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई xl, जो कि क्या हो गया? फिक्स हो गया। फिक्स हो गया। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हो। देखो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं कि रेजिस्टेंस ऑफ स्मॉल एलिमेंट, क्या हो जाएगा? उसको मैं dr लिख देता हूँ। तो स्मॉल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो, तो क्योंकि रो इसकी दे रखी है आपको, है ना, रो हमेशा दिया हुआ होगा क्वेश्चन में। रो लेंथ कितनी हो गई? dx, है ना, करंट ऐसे जा रही है तो dx विड्थ को क्रॉस करके जा रही है, और एरिया फेस्ड बाय द करंट। नाउ एरिया फेस्ड बाय द सिलेंडर, दिस सिलेंड्रिकल सरफेस कितना? 2 पाई, रेडियस कितना हो गया? x, और इसकी लेंथ भी कितनी है? l। टोटल रेजिस्टेंस। अब ऐसे बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर से मिलके बना हुआ है मेरा ये वाला पार्ट, ये वाला, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा पूरा क्या होगा? सिलेंडर का विड्थ होगा, जिसमें से करंट फ्लो होगी। तो मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो क्या कर लो? इंटीग्रेशन कर लो, दोनों तरफ क्या कर ले? इंटीग्रेशन। तो dr इक्वल्स टू इंटीग्रेशन रो dx अपॉन 2 पाई xl। अब देखो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। x क्या है? सेंटर से उसकी पोजीशन, और मेरे को क्या चाहिए? इस विड्थ का रेजिस्टेंस चाहिए। तो ये वाली विड्थ कहां से कहां वेरी हो रही है? R1 से लेके R2 तक।
R1 से लेकर R2 तक, तो dr का इंटीग्रेशन तो क्या हो गया r, dr का इंटीग्रेशन क्या हो गया r, देखो कितना हो जाएगा, रो तो कांस्टेंट है और नीचे 2 पाई l भी कांस्टेंट हो गया, और देखो ये आ जाएगा dx अपॉन x, क्या आ गया dx अपॉन x, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, और लिमिट मेरे पास क्या हो गई, R1 से लेकर R2 तक, देख फाइनल रेजिस्टेंस कितना आ गया, रो अपॉन 2 पाई l, ये क्या आ गया log R2 अपॉन R1, ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रखो यार, है ना, log x, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन R1 से लेके R2, ये क्या बनेगा log R2 माइनस log R1, log R2 माइनस R1 क्या होता है log R2 अपॉन R1, ठीक है, ये क्या हो गया मेरे पास रेजिस्टेंस हो गया, समझ में आ रहा है। देख इसी में एक और क्वेश्चन करवाता हूं मैं, अगर मैं कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ले लेता यहाँ पर, समझना, अगर मैं कॉन्सेंट्रिक स्फीयर लेता था, सेम क्वेश्चन देख इसको लिखो इसको, देख अगर मैं कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के लिए करूँ तो ये सेम क्वेश्चन अगर मैं कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के लिए कर दूं तो क्या होगा, एक बार थोड़ा चेंज कर दो, क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाएगा, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ले लूँ मैं, एक मेरे पास R1 और ये मेरे पास क्या हो गया, सपोज ये रेडियस हो गया मेरे पास R2, ठीक है, ये क्या कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स है, ठीक है, अब मैं बोलता हूँ करंट यहाँ से सरफेस से एंटर होके ये सरफेस से अगर बाहर निकलती है तो बताओ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कोई भी हो सकता है ना, ये स्फीयर से, अब देख यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी सेम वही करना पड़ेगा, वही x पे जाके, क्योंकि वही तकलीफ यहाँ पर भी आएगी, तो x पे जाकर मैंने क्या ले लिया, dx विड्थ का एक मैंने स्फीयर एज्यूम कर लिया, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होगा, एज यू मूव टुवर्ड्स द सरफेस तो होगा क्या, एरिया फेस्ड बाय द करंट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, जो सेंटर से दूर जाओगे एरिया जो होगा सरफेस का वो क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा, तो एरिया को कांस्टेंट करने के लिए मैंने एलिमेंट ले लिया छोटा सा, तो अब देख यहाँ पर क्या आएगा, रो dx, बस ये इसकी 2 पाई xl की जगह क्या आ जाएगा, देख छोटा सा चेंज, 2 पाई xl की जगह क्या लिखूंगा मैं, 4 पाई x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 पाई x स्क्वायर हो जाएगा, बस इंटीग्रेशन में क्या है, बस इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज कर दो, यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, इंटीग्रेशन कर दो, खत्म क्वेश्चन, अरे समझ में आया, मतलब कोई भी वेरिएबल के लिए, वेरिएबल अगर मेरे पास कोई भी बॉडी होगी उसका रेजिस्टेंस निकालने का तरीका ये होता है, भले मेरे पास एरिया वेरिएबल, मतलब आपको चेक करना होगा लेंथ तो वेरी तो नहीं हो रही है, एरिया वेरी तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या एरिया वेरी हो रहा था यहाँ पर, इसके बाद लेंथ वेरी वाला बताऊंगा मैं आपको, देखना लेंथ और एरिया दोनों वेरी वाला, उसके बाद बस टाइप ऑफ क्वेश्चन ही खत्म, तो क्या हो गया इंटीग्रेशन dr, इसका इंटीग्रेशन कर लो आप, रो अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट हो गया, और इंटीग्रेशन आ जाएगा dx, x स्क्वायर को ऊपर ले लेता हूँ मैं, देख तो क्या आ जाएगा x की पावर -2 dx, और लिमिट वही R1 से लेकर R2 तक, R1 से लेकर R2 तक, तो फाइनली क्या बन गया हमारे पास, dr का तो क्या हो गया r, और ये क्या है रो अपॉन 4 पाई, हे भगवान, और इसका क्या हो जाएगा x की पावर -2 + 1 R1 से लेकर R2 तक, ये क्या आ जाएगा, तो रो अपॉन 4 पाई, लिमिट लगा लो, आप उल्टी कर दे लिमिट क्योंकि नेगेटिव साइन आ गया, तो 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, नेगेटिव साइन आती है लिमिट उल्टी अप्लाई कर दो, खत्म, फिर नेगेटिव बाहर निकालना अंदर डालना, इतनी रामायण करनी नहीं, समझ में आया, जल्दी लिख इसको, आगे वो करवाएंगे, बढ़िया शानदार क्वेश्चन करवाऊंगा, इसके अंदर आपका दोनों लेंथ और दोनों वेरी करेंगे अपन, देख, और उसका रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है आपको, उसका रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है, तो लास्ट क्वेश्चन है ना, उसके बाद एक और 2 क्वेश्चन और, तो आज की सभा का ही समापन करते हैं अपन, पांडुपुत्रों की जय। हे भगवान, अभी महाभारत का पूरा सीजन देखा था यार, मतलब दिमाग में क्या हिंदी उसी घुस गई, मजा आ गया, तकलिया उसमें नहीं था वैसे वो तो कहाँ है, वो तो लैला मजनू में था, नहीं अरे लैला मजनू क्या, अकबर के अंदर जमाने में था ना, तो सब मिक्स हो गए, इस बार के हिंदी वाले सीरियल इतने माहौल चल रहा है हिंदी वाले सीरियल्स का, तो सब रामायण चल रही, महाभारत चल रही, मॉडर्न महाभारत चल रही, मॉडर्न रामायण चल रही है, बीच में फिर कंस भी आ गया, अरे भगवान ऐसा हो गया है कि पूछो मत। चल देख एक और प्रश्न देख के आए, ये बाल्टी वाला क्वेश्चन भी किया होगा आपने, बाल्टी भी करी होगी आपने, बाल्टी दी हुई है, ठीक है, बाल्टी की लेंथ है और ये एक्सिस हो गया, एक्सिस से ये जो हाइट है वो b है, और ये रेडियस जो है, मतलब इसका रेडियस b, छोटा वाला रेडियस a,
और इसकी वो क्या है, रेजिस्टिविटी रो है, और करंट मेरा यहाँ से फ्लो होके इधर को करंट एक्सिस के अलोंग करंट अगर फ्लो हो रहा है, एक्सिस के अलोंग अगर करंट फ्लो हो रहा है तो फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ बाइकिंग। ठीक है, बाल्टी का रेजिस्टेंस निकालना है, बहुत बढ़िया। अब देख सुनो, अब सब सुनना है। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, समझना, जैसे अपन करंट जैसे फ्लो हो रही है तो करंट को एरिया फेज जो है, यहाँ पर तो कितना एरिया दिख रहा है, पाई ए स्क्वायर, थोड़ा और आगे गया तो एरिया बढ़ता जा रहा है, फाइनली जब पहुंचे तो एरिया कितना फेज हो रहा है, पाई बी स्क्वायर, मतलब एरिया वेरिएबल है, तो एरिया को फिक्स करना पड़ेगा पहले। एरिया फिक्स कैसे होगा, एरिया फिक्स कैसे होगा, तो क्या करो, एक्स पे जाकर क्या कर लो, एक dx विड्थ की क्या एज्यूम कर लो, एक डिस्क एज्यूम कर लो जिसका रेडियस कितना, अब यहाँ पर देखो, अब इसको ध्यान से देख लो, अब इसका रेडियस भी तो डिस्क तो कहीं भी एज्यूम कर सकते हो ना, मैं यहाँ एज्यूम करूंगा तो अलग हाइट आएगी, मैं यहाँ एज्यूम करूंगा तो अलग हाइट आएगी, तो हाइट भी एज्यूम करनी पड़ेगी मुझे y, मुझे हाइट भी समझ में आ रहा है क्यों है। एक तो डिस्क की पोजीशन समझ में आ गई dx विड्थ की, लेकिन उस पोजीशन के हिसाब से उसका रेडियस भी क्या होगा, अलग अलग आएगा, तो इसलिए मुझे रेडियस के अलोंग भी एक वेरिएबल एज्यूम करना पड़ेगा, और उसकी पोजीशन के लिए भी मुझे एक वेरिएबल एज्यूम करना पड़ेगा, यहाँ पर दो वेरिएबल एज्यूम करने पड़ेंगे, समझ में। तो देखो अब यहाँ से अब मैं लिखना चाहता हूँ रेजिस्टेंस, तो पहले मैं छोटा स्मॉल रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा सबसे पहले, तो स्मॉल रेजिस्टेंस, इसका वो रो दे रखा है, ठीक है, स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफ डिस्क, ये क्या आएगा, dr इक्वल्स टू रो एल, लेंथ कितना है, जब इधर से इधर करंट फ्लो होगी, करंट की डायरेक्शन में लेंथ मतलब कितनी dx, क्योंकि डिस्क के लिए लिख रहा हूँ मैं, तो रो dx अपॉन एरिया, उस डिस्क का एरिया कितना है देखो, पाई, समझ में आ रहा है, पाई वाई स्क्वायर, अरे भाई क्लियर, क्या होता है, रो dx अपॉन पाई वाई स्क्वायर। अब देखो, अब यहाँ पर तकलीफ क्या है, अब देखो मैं अगर मैं सीधा इंटीग्रेशन कर देता हूँ, समझ में, अगर मैं इंटीग्रेशन सीधा कर दूँ यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन करोगे तो रो कांस्टेंट पाई कांस्टेंट, लेकिन देखो y वेरिएबल है, ये कई बार करता हूं मैं, ये कई बार करते हैं फिजिक्स के अंदर। ओवरऑल अगर एक इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हो तो देयर मस्ट बी ओनली वन वेरिएबल, और उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है, बाकी सारे कांस्टेंट होते हैं, तब इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकते हो। बट इफ यू आर हैविंग मोर देन वन वेरिएबल्स देन यू कैन नॉट परफॉर्म इंटीग्रेशन डायरेक्टली, तो उस समय आपको क्या करना होगा, उस एक वेरिएबल की टर्म्स में दूसरे वेरिएबल को लेके आ जाओ, सीधा तरीका, या तो x को y की टर्म्स में लिख दो, या y को x की टर्म्स में लिख दो, या तो पूरा x बना दो या पूरा y बना दो, ठीक है, तो एक वेरिएबल हो जाएगा। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, अब ध्यान समझना, ध्यान से देख, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, देख मुझे x और y में रिलेशन चाहिए, ये लाइन दिख रही है, ये हाइट कितनी, ये हाइट कितनी, पूरा b, ये a, तो ये कितना हो जाएगा, b माइनस a, ये समझ में आया आपको, ये कितना हो जाएगा, b माइनस a। अब समझ में, इस लाइन की इक्वेशन अगर मैं लिखूं, इस लाइन की इक्वेशन लिखूं तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ऐसे लिखोगे आप, अरे ऐसे लिखोगे क्या, मेरा इस लाइन को आगे एक्सटेंड करिए, ये देख मेरा ये ग्राफ बना दिया मैंने, समझ में आ रहा है, ये तो क्या हो गया y एक्सिस, और ये तेरा क्या आ रहा है, ये x एक्सिस हो गया एक तरीके से, और ये क्या हो गई, लाइन बन रही स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो y तो y है, y तो y है, तो y वेरिएबल क्या है, वर्टिकल वेरिएबल क्या है y, हॉरिजॉन्टल वेरिएबल क्या है x, m क्या होता है tan थीटा, m क्या होता है tan थीटा, तो इस लाइन का tan थीटा अगर लिखोगे, ये हो गया एंगल थीटा, तो परपेंडिकुलर तो हो गया b माइनस a, और बेस कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया l, इसको समझना क्या लिखा मैंने, ये m लिखा है मैंने, m क्या होता है tan थीटा, है ना, स्लोप, है ना। अगर आपको कोई मैथमेटिकल में कोई दिक्कत तो मैथमेटिकल टूल्स वाला प्लेलिस्ट भी जाके देखें आप, मैथमेटिकल टूल्स वाला प्लेलिस्ट देखोगे, उसके अंदर मैंने सब कुछ करवा रखा है, ग्राफ का अलग से बिल्कुल एक सेशन लिया है मैंने, है ना, तो 11th में जाके देखें आप, उसके प्लेलिस्ट के अंदर ईयर लॉन्ग वाले कोर्स में काफी कॉन्सेप्ट आपके सही हो जाएंगे। तो परपेंडिकुलर हो गया b माइनस a, और बेस हो गया मेरे पास l, x और प्लस c क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट ये लाइन ये जा रही है, y एक्सिस पे कहां कट कर रही है, a पे कट कर रही है, ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से a पे कट कर रही है, तो ये हो गया इक्वेशन। ऑलराइट, तो क्या कर सकता हूं, और देख यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, देख इसका x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन कर दूं इस लाइन का,
क्योंकि मुझे या तो y को x में चाहिए या x को y में चाहिए, ठीक है। एक x के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं तो क्या आएगा, dy by dx इक्वल्स टू b माइनस a अपॉन l, तो कांस्टेंट हो गया, और x का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का 0, तो देख यहाँ से क्या आ जाएगा, तो dy इक्वल्स टू b माइनस a अपॉन l मल्टीप्लाइड बाय dx, या फिर dx लिख सकते हो आप, dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, b माइनस a अपॉन l, सॉरी यहाँ से dx क्या आ जाएगा, dx हो जाएगा बस कितना, dy अपॉन b माइनस a अपॉन l, समझ में आया क्या होगा, देख होगा क्या, इससे dx को यहाँ रख दो, इस dx को यहाँ रख दो, देख तो dr कितना बनेगा, dr इक्वल्स टू रो dx हो गया मेरे पास dy अपॉन b माइनस a अपॉन l, dx हो गया ना, dx dy अपॉन b माइनस a अपॉन l डिवाइडेड बाय पाई y स्क्वायर, देख क्या फायदा हुआ, अब एक ही वेरिएबल आ गया मेरे पास। ऐसा कई बार इंटीग्रेशन, आपको हमेशा डेरिवेशन सीखें आप, मैं क्वेश्चन ये क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से आप इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, कब इंटीग्रेशन करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, दो वेरिएबल फंस जाए तो किस तरीके से अपन निकलते हैं वहाँ से जुगाड़ करके, यहाँ पर स्लोप लिखना सीखा, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना सीखा, मतलब बहुत सारी चीज़, यहाँ पर एलिमेंटल लेना सीखा, समझ में आ रहा है। तो एक ही क्वेश्चन के, तो जो क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन से मैं आपको 10 चीज़ें सिखा के जाऊँगा, तो हर क्वेश्चन को करो, अगर आपको लग रहा है टफ है, नहीं टफ होगा भले, लेकिन इसके अंदर जो 10 चीज़ें काम में ली है उस पर एक क्वेश्चन बन सकता है, वो चीज़ सीखने के लिए होती है आपको, तो क्वेश्चन पे मत जाया करो हमेशा, उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट बारीक यहाँ पर बची हुई है उन बारीक बारीक चीज़ों को आप ध्यान दें, देख क्या होगा, बस अब इंटीग्रेशन कर सकते हो, नाउ यू कैन इंटीग्रेट, तो देख क्या हो जाएगा, तो r इक्वल्स टू करें, बस इंटीग्रेशन कर लो, देख r इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ से r इक्वल्स टू ये क्या बन जाएगा, तो r विल बी dr का r रो कांस्टेंट है, l ऊपर जाके ये भी पूरा कांस्टेंट हो गया, देख रो अपॉन b माइनस a और पाई, और l ऊपर चला गया, ये भी कांस्टेंट, और समझ में आ रहा है, सब कांस्टेंट हो गए, और y 1 अपॉन वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन, y की पावर -2 + 1 -2 + 1, और लिमिट क्या आ जाएगी मेरे पास, हाँ y की लिमिट, अब y कहाँ से कहाँ चेंज होगा, y यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा है, समझो ये y है ना, यहाँ से लेके आता है, तो जब y यहाँ पर होगा, यहाँ पर जब यहाँ पर होंगे, बाल्टी यहाँ से आता है क्या ना, तो y कहाँ से कहाँ चेंज होगा, y की वैल्यू मिनिमम इतनी है और मैक्सिमम इतनी है, तो y की वैल्यू, y की डिस्टेंस कहाँ से, एक्सिस से ये वाली हाइट y है, तो एक्सिस से मिनिमम हाइट कितनी है a और मैक्सिमम कितनी है b, तो a से लेकर b तक मेरे पास क्या आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी किसकी, y की, बस सॉल्व कर लो इसको आप यहाँ पर, बस क्या बचा आपके डिस्टेंस, तो r इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, रो l अपॉन b माइनस a पाई, अच्छा आ गया भाई, और ये देख माइनस वापस एक सेम आ गया, लोअर लिमिट को पहले लिख दो, ये 1/y है ना, तो 1/b माइनस 1/a होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, जब भी नेगेटिव साइन आ जाए लिमिट पहले वाली लोअर वाली पहले लगा दो, और क्या हो गया देखो, रो l अपॉन पाई b माइनस a, इधर क्या आ जाएगा देख, b माइनस a अपॉन a, b माइनस a से कैंसिल, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना इसको, रो l अपॉन पाई a b, सीधा रेजिस्टेंस याद रखो, देख रो तो रो होता है, लेंथ तो लेंथ ही है, कभी भी लेंथ तो वही है, बस पाई r स्क्वायर की जगह क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर का रेडियस क्या वेरिएबल है, a into b, ऐसे आप कर लो, जल्दी लिखो इसको, एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं लास्ट, फिर उसके बाद में अपन डी पूरी डी अपन होमवर्क करके आज का लास्ट अंतिम पढ़ा, चल जल्दी लिख डालो, बस एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं, तो क्या होगा, इंडिया हाँ, रो एल बाय ए पे क्वेश्चन देख के एक और क्वेश्चन देख कि अगर मेरा कोई कंडक्टर है, 3 कंडक्टर है, इफ रेशियो ऑफ mass of
3 कॉपर मटेरियल एग्जाम में आया क्वेश्चन है कितना है सपोज 1:2 मैं रेशियो अपने हिसाब से चेंज कर रहा हूँ ना देख लेना मास का रेशियो कितना है रेशियो ऑफ मास एंड दैट ऑफ लेंथ is 2:4:5 and find ratio of resistance. मैंने रेशियो चेंज मतलब क्वेश्चन आया हुआ है मैंने यहाँ पर ये रेशियो चेंज कर दिया है ना अपने हिसाब से फिर कर लेंगे ट्राई करो आप दोनों लग गया जल्दी ट्राई करो देख क्या होगा हो गई थक गया अभी आज देख क्या होगा एक मास का रेशियो देख जरूर रेजिस्टेंस का होगा क्या होगा रेजिस्टेंस होता है रो एल अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ए एल से मल्टीप्लाई एल से डिवाइड एल से मल्टीप्लाई तो ये फॉर्मूला भी देखा था अपन ने तो रो एल स्क्वायर ये क्या हो गया वॉल्यूम मास इक्वल्स टू क्या होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो गया मास अपॉन डेंसिटी तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं रो एल स्क्वायर वॉल्यूम को क्या लिख दिया मैंने मास मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी को मैंने सिग्मा से लिख देता हूँ ना सिग्मा से डेंसिटी को सिग्मा से लिख देता हूँ मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा एम अपॉन सिग्मा अब देख रो डेंसिटी कंडक्टर की डेंसिटी मेरे पास क्या है तीनों आइडेंटिकल है तो रो तीनों के लिए सेम सिग्मा मेरे पास क्या है डेंसिटी सेम मटेरियल है डेंसिटी भी क्या होगी सेम तो यहाँ से देखो आर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन एम के एल स्क्वायर अपॉन एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया तो देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ तो R1 is to R2 is to R3 ये ध्यान से लिखना मेरे पास मटेरियल का क्या है ये मास का रेशियो ये तो है मेरे पास मास और डेट ऑफ लेंथ ये है मेरे पास लेंथ तो एल स्क्वायर अपॉन एम तो 2 2 जा 4 अपॉन पहले इनका स्क्वायर लिख दो आप ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा तो 4 is to 4 4 जा 16 is to 5 5 जा 25 ये एल स्क्वायर हो गया फिर एम लिख दो नीचे ये एम और ये एल सही करेंगे एल स्क्वायर 2 जा 4 4 जा 16 5 5 जा 25 और 135 तो देखो क्या हो गया फाइनल रेशियो तो ये हो गया 4 is to 16 is to 3 is to 5 बस को कॉमन रेशियो में उसमें कन्वर्ट करना है 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 3 जा 12 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 5 3 जा 15 ऐसे रेशियो में कन्वर्ट करना आता है ना नीचे एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो सबको अब नीचे एलसीएम तो 3 आ रहा है अगर सपोज यहाँ पर 3 भी होता 5 भी होता फॉर एग्जांपल इसको मैं नहीं काटता तो क्या करते 15 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते आप जितना नीचे एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हो ये मेरे पास क्या आ गया रेजिस्टेंस का रेशियो आ गया मेरे पास ये क्लियर एक और क्वेश्चन बता मेरे को एक और क्वेश्चन लास्ट होगा कि अगर if length of conductor is इस तरह का मैंने करवा दिया आपको शुरू में चलो बहुत है अपने शुरू में कर लिया था ना अगर कंडक्टर का लेंथ मेरे पास क्या हो ठीक ओके डन हो गया क्वेश्चन यार शुरू में करवाया था ना आपको शुरू में ओके यहीं तक डन चलो ठीक लो जल्दी बस ओवर करते हैं सेशन को ये काफी सो राइट दोस्तों सो थैंक यू सो मच वंस अगेन टू विजिटिंग माय चैनल और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो एंड तक देखा हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसी तरीके से आप वीडियोस को देखते रहे और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके और बेल आइकन पे क्लिक करके फिर जाएं ताकि आपके पास में मेरे आने वाले और महत्वपूर्ण वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम मिलते चले जाएंगे भाई साहब बाय बाय गुड नाइट कल वापस मिलता हूँ सेम टाइम मॉर्निंग 9 o'clock थैंक यू बाय गुड नाइट